जी नमस्कार भाई दोस्तों। देखिए, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी एक वीडियो लाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़ा-सा आप लोग को देखने में भी थोड़ा-सा असहूलियत होती होगी। मैं छोटे-छोटे वीडियो लाऊँगा ताकि आपको देखने में देखिए बाबू, आज हम बात करेंगे समीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समीकरण। समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन। देखिए बाबू, समीकरण है क्या उसके बारे में पहले सोचिए। देखिए बाबू, उससे पहले हम लोग पढ़ते पद। आप नाम सुनेंगे बहुपद के बारे में, सुने होंगे ना। देखिए, हमने कहा कि राशि दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? राशि दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने कहा राशि कितना प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है बाबू चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। आइए, हमने कहा कि एक चर राशि एक अचर राशि, इसको कहता है वैल्यूएबल और इसको कहता है कांस्टेंट। देखिए बाबू, चर राशि वैसी राशि की जिसका मान में परिवर्तन हो, जिसका मान में परिवर्तन हो उसको हम लोग कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। अब दूसरा होता है अचर राशि, मतलब वैसी राशि जिसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं अचर राशि। कोई दिक्कत? जैसे में देखिए बाबू, चर राशि की बात कीजिए। देखो बाबू, अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो मानने वाला जितना भी हो, ABCD के जितना भी लेटर आप लेते हो, ABCD डाटा एक सब अल्फा बीटा गामा जितना भी मानते हो सब, मतलब इतना यानी कि मानने वाला जितना होगा सब का सब चर राशि के अंतर्गत आते हैं। अब बाद में इसके अलावा जितने हैं सब के सब, ऐसे हम आपको इससे बढ़िया से इसको ज्यादा समझिए, उसके बाद इसको समझिए, इसको याद रखिए, कार्य खत्म हो जाएगी। देखिए बाबू, अचर राशि जिसका मान परिवर्तन ना हो। ठीक बात बताइए मुझे, क्या एक का मान कभी परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। क्या दो का मान कभी परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। तीन का मान कभी परिवर्तन होगा? नहीं। चाहे यहाँ रहे, चाहे हम लोग अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, क्या तीन तीन रहेगा कि तीन कभी चार बन जाएगा? कदापि नहीं बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, मतलब अचर राशि। ठीक है, देखिए हमने कहा कि भैया अचर मतलब जिसका मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि बात करें काउंटिंग की जितनी भी संख्या, आप नंबर्स की बात कर लो, जितने भी नंबर्स है सब की सब बात कर रहा हूं, मतलब संख्याएं, जितनी भी संख्या है सब के सब अचर राशि का। अब इसके अलावा जितने भी है, इसके अलावा संख्या के अलावा, जैसे एक दो तीन, अब भाई आप इसमें जीरो को बीच में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो का मान कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए आप जीरो से भी शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चार डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब जहां जितने भी संख्याएं सब का सब अचर राशि के साथ आता है। बाद बाकी जितना भी बचिया होगा सब का सब आता है चर राशि का, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए बाबू, अगर मैं बात करूं समीकरण, देखिए समीकरण बनने के लिए आपके पास तीन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। बोले क्या सर? आपके पास एक चर राशि होनी चाहिए, एक अचर राशि होनी चाहिए हर हाल में, और एक इक्वल का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन, मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हैं समीकरण, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। ठीक है बउआ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, पहले हम बात करते हैं समीकरण। समीकरण के बारे में मैंने कहा कि समीकरण किसी भी बहुपद को तभी कहेंगे जब उसके पास पहला कंडीशन में उसके पास चर राशि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चर राशि। समीकरण दूसरा में बाबू होना चाहिए अचर राशि। क्या होना चाहिए? अचर राशि।
अब तीसरा क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। अगर इतना है तभी आप उसको कह सकते हैं कि समीकरण है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अगर मान लिया जाए ए दोनों है, ए नहीं है, क्या समीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। सर ए दोनों है, ए नहीं है, क्या समीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर अगर ऐसा दिया हुआ है कि सर ए दोनों सिर्फ का सिर्फ है, समीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको तीनों का तीनों हर हाल में होना चाहिए, तभी जाकर के वो समीकरण कहलाएगा बउआ, अन्यथा नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत आपको? नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए मैं लिखता हूं x प्लस 6 इक्वल टू 12, ठीक है। या तो फिर आप चले ये भी ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं, दूसरा भी ले लेता हूं, y इक्वल टू 6, दोनों मैंने लिया। देखो ध्यान से देखना, देखिए बाबू ये चर है, ये अचर है और ये भी अचर है। अब बीच में क्या है, बराबर का साइन है, ये समीकरण है। ये चर है, बराबर का साइन है, अचर है, तीनों है कि नहीं? तीनों है, तो इसको हम लोग कहेंगे समीकरण है। कोई दिक्कत? अब आइए, अब ऐसा लेता हूं, आगे एक वैसा ले लेता हूं, मान लो 3 में ले लेता हूं। जैसे मान लेता हूं 3x लिखा हुआ है प्लस 2 लिखा हुआ है, बाद बाकी कुछ नहीं हुआ है, तो ये बहुपद हुआ, ना कि समीकरण हुआ, ठीक है। ये समीकरण नहीं है। और एक ले लो, जैसे मान लो कि लिखा हुआ 6, बराबर लिख दिया है, बाद बाकी कुछ नहीं, या तो मान लो बराबर इधर 0 दे भी दिया है। भैया कभी संभव है कि 6 0 के बराबर होगा? कदापि संभव नहीं है। तो भैया ये तो और खत्म हो गया। चलिए आप मान लिया जाए, मैंने कहा 16 ले लो या बराबर दे दो। यहाँ पे देखिए अचर आया है, अब बराबर आया है, लेकिन चर नहीं है, तो इसलिए भैया इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत है होगा? नहीं। आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। ए बाबू अब आइए, इतनी बेसिक बातें ज्ञान हो गया। अब आते हैं समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ता हूँ। समीकरण के प्रकार कितने होते हैं बाबू? तो समीकरण के प्रकार समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार? देखिए होता तो और है, लेकिन फिलहाल हम आपको भी 3 गो दिखाता हूँ, ज्यादा भी देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मैट्रिक तक की बात करें तो आपको 2 ही समीकरण पढ़ना है, मैट्रिक तक में 2 ही समीकरण पढ़ना है, बाद बाकी आपको समीकरण फिलहाल नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं फिलहाल आप बात कर लेता हूँ समीकरण के बारे में। समीकरण देखिए बाबू, समीकरण के मुख्य रूप से अगर बात करें तो हम लोग मैट्रिक तक बोले 2 ही पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल हम 3 को आपको पढ़ा देते हैं। देखिए एक होता है रैखिक समीकरण, दूसरा होता है द्विघात समीकरण, तीसरा होता है त्रिघात समीकरण। चतुर्घात समीकरण भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको वहां पे हमें ले जाना है हमको, ठीक है। अब कहिए कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन रैखिक समीकरण, कौन द्विघात समीकरण, कोई त्रिघात समीकरण है? तो देखिए बाबू, हम लोग पहले पढ़े हैं घात। घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। जैसे बाबू मैंने लिखा 2, क्या लिखा? 2। अभी इस पर अगर बात करें तो इसमें पावर 1 है, मतलब 2 एक ही बार लिखा हुआ इसमें। अगर हम कहते भैया 2 पर पावर 2, इसका मतलब है कि 2 सिर्फ देखने में तुमको लग रहा है कि 2 है, लेकिन 2 पर पावर 2 है, मतलब ये दुगुना है। मतलब क्या? 2 गुने 2, 2 2 बार लिखा हुआ है, तो ये कितना है? 4 है। आपको लिखा हुआ 2 पर पावर 3, क्या लिखा है? 2 पर पावर 3, तो भैया 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 लिखा हुआ है। समझे बात को? इसी ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात।
अगर इंग्लिश में कहें उसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं बउआ? पावर। कोई दिक्कत आपको नहीं, ध्यान दीजिएगा बाबू। हम लोग पावर के अनुसार बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग पावर के आधार पर पहचाने हैं कि भैया कौन है रैखिक, कौन है द्विघात, कौन है त्रिघात। देखिए बाबू, रैखिक समीकरण, देखिए सरल रेखा के द्वारा बनाया गया समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक लाइन से। ठीक है बउआ, द्विघात 2 लाइन हो गए, त्रिघात 3 लाइन से। आइए अब देखिए बाबू, रैखिक समीकरण में उस समीकरण का महत्तम घात 1 होगा, द्विघात समीकरण में महत्तम घात 2 होगा, त्रिघात समीकरण में महत्तम घात 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाबू अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका घात जो होगा, महत्तम घात लिख देता हूं, महत्तम घात इसका 1 ही होगा। इसका जो महत्तम घात होगा, महत्तम घात जो होगा इसका बुआ 2 होगा, इसका महत्तम घात 3 होगा। कितना होगा? महत्तम घात इसमें 3 होगा। आप ध्यान रखिएगा, जिसका जितना घात रहेगा उतनी बड़ी संख्या, मतलब वो वैसा समीकरण कहलाएगा। घात 1 रहेगा रैखिक समीकरण, घात 2 रहेगा द्विघात समीकरण, घात 3 रहेगा त्रिघात समीकरण। कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए बाबू, जो घात आपको दिख रहा है वो घात डिपेंड करता है कि इस समीकरण में आने वाला चर राशि का कितना मान होगा। क्या बोले, हम फिर सुनिएगा, जो पावर लिखा हुआ, जो घात लिखा हुआ है, वो घात दर्शाता है कि जो समीकरण है जितना पावर रहेगा उतना ही उसका मान निकलेगा। अगर रैखिक समीकरण है, उसका महत्तम पावर 1 है, तो उसका 1 ही मान होगा उसका, उसमें आने वाले चर राशि का। लेकिन द्विघात समीकरण है, इसमें जो चर राशि आया है उसका महत्तम पावर 2 है और इसका जो चर राशि का मान भी 2 गो निकलेगा। त्रिघात में बउआ 3 गो निकलेगा। आपको किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए बाबू, अगर मैं आपसे कहूं कि समीकरण, कहोगे सर तो समीकरण, हाँ बिल्कुल। आपको जैसे मैं कहूं समीकरण, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, चर राशि होगा बराबर का साइन हो, इतना क्लिक आना चाहिए। चलिए अब आते हैं बाबू, आपको चेहरा दिखाता है इसका। जैसे मैं लिख रहा हूं x + 6 + 2, मान लीजिए तो 12 दे देता हूं। देखिए बाबू, आपको जो पावर दिखना है ना, घात देखना है ना, वो देखिएगा चर राशि का। किसका देखिएगा? चर राशि का घात देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। देखिए इसमें जो चर राशि आया x, कितना, कौन आया? x। इसका महत्तम पावर कितना? 1 है ना, है। हम इसको कहेंगे भैया रेखीय समीकरण। कौन सा समीकरण? रेखीय समीकरण। अब इसका सर में इस x का मान कैसे निकलेगा? 1 मान निकलेगा। जितना पावर रहेगा उतना मान निकलेगा। चलिए एक और ले लीजिए यहाँ, जैसे मैं मान लेता हूँ 6x + 6 = 9। ठीक है, तो बाबू अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे e है, यहाँ पे जो है e चर राशि है, ये अचर राशि है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब चर राशि को अचर राशि के साथ गुना किया जाता है तो वो पूरी की पूरी राशि चर राशि बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू इसकी बात करो, यहाँ पे जो चर राशि आपका आया हुआ है x है, x का पावर कितना? 1 है। कोई दिक्कत ना, 1 है तो भैया और कोई चर राशि का नहीं है, तो भैया एक ही को चर राशि, उसका महत्तम पावर हम देखने गए तो भैया कितना है? 1। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आपके पास 1 से अधिक चर राशि दिया जाएगा, तो आपको वहां सबसे महत्तम पावर को देखना है। ठीक है बाबू, जैसे इसमें 1 ही को है तो एक को देखे भैया 1 है, इसको हम लोग कहेंगे चर राशि को, मतलब सॉरी रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे बुआ? रैखिक समीकरण। चलिए आइए अब द्विघात समीकरण की बात करता हूँ। द्विघात समीकरण में देखिएगा बाबू, पावर 2 होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा x² + 6x + 5 = 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए बाबू आप देखिए इसमें चर राशि कई आया, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे पावर एक है यहाँ पे पावर दो है, तो महत्तम पावर दो हुआ कि एक हुआ? अरे दो हुआ। हमने कहा था महत्तम पावर दो रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अब लीजिए एक्स वाई स्क्वायर इसके लिए 60x प्लस मान लेते हैं 39 इक्वल टू 0। देखिए सॉरी यहाँ पे वाई नहीं देगा, आइए अब देखिए यहाँ पे भी बाबू दो आया, ठीक है। तो बाबू यहाँ महत्तम पावर यहाँ एक है इसका, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो इन दोनों में से महत्तम पावर तो दो ना हुआ, तो दो हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब आते हैं त्रिघात। देखो बाबू त्रिघात अगर इसकी हम सुना, अच्छा चलिए पहले इसको कर लेते हैं बात। अगर महत्तम घात की बात करें बाबू, इसका कितना पावर बोला? 3 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 3। चलिए देखिएगा, जैसे बाबू मैं लिखता हूँ कि 3x स्क्वायर, अभी 3 हटा दो, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखिए बाबू यहाँ पे भी चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है ना, लेकिन यहाँ पे पावर एक है, यहाँ पावर दो है, यहाँ पर 3 है, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन हुआ? 3 हुआ। तो भैया इसका महत्तम घात कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। तो बाबू हमने कहा त्रिघात होने के लिए समीकरण में आए हुए चर राशि का महत्तम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो भैया त्रिघात समीकरण हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, 6x स्क्वायर मतलब 6x क्यूब 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं रेंडमली रह रहा हूँ, उससे कोई बात नहीं, मत कहिए सर आप कहीं से छाप रहे हो, नहीं, हम रेंडमली जो मन में आ रहा है वो लेते जा रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर बाबू चर है, यहाँ चर है, यहाँ भी चर है, लेकिन यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर दो है, यहाँ पावर 3 है, सबसे महत्तम पावर कितना हुआ? 3। तो ये हो गया भैया त्रिघात समीकरण। तो दिक्कत है, आइए देखिए बाबू तीनों के लिए अलग अलग पहचाने के लिए कुछ सूत्र है, उसके बारे में कहीं से दिखा लेता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बाबू इसका होता है ax प्लस बी इक्वल टू सी। रैखिक समीकरण का इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी, आपको ऐसा चेहरा इसका मिलेगा। इसकी बात करें तो बाबू इसको आपको मिल जाएगा चलिए इसकी बात करें, चलो यहीं पे आप लिख देता हूँ ए एक्स पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए। इसका ए स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताया करें आप। नहीं बाबू एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा समीकरण कितना प्रकार के? 3 प्रकार की। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा त्रिघात समीकरण। अब मैंने सबके बारे में विशेष चर्चा कर लिया है, अब आते हैं हम बारी बारी से बात करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है बाबू। देखिए बाबू हमने कहा कि आपको मैट्रिक तक में द्विघात समीकरण को सिर्फ पढ़ना है, तो हम द्विघात समीकरण तक आपको पढ़ाएंगे, बाद बाकी फिर हम 80 पढ़ लेंगे। देखिए कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पूरा कंसेप्ट हम दे दें आपको, ठीक है। चलिए आइएगा, अभी हम फिलहाल हम हेडिंग डालें बाबू रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, आइएगा
देखिए बाबू, अब एक रैंडमली ले लेते हैं, हल करें, क्वेश्चन उठा ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, x प्लस 2 इक्वल टू 4। देखिए बाबू, कुछ नियम आप सीखिएगा, कुछ नियम, पक्षांतर का नियम और तिरछी गुना करने पर, ये सब खास नॉर्मल सी बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सब या में उतनी लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं, फिलहाल वैसा कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए बाबू, अब यहाँ पे एक नियम हम लोग कहते हैं भैया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बराबर है, जब भी बराबर आपको मिलेगा तो उसका दो पक्ष होगा। बराबर के उस साइड वाले को हम लोग, देखो बराबर यहाँ पे है, बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। बराबर के इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। आप इसको LHS, इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। इसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग कहते हैं भैया, इधर वाला है बायां पक्ष वाला, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए बाबू। साइड चेंज, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, साइड चेंज साइन चेंज। इधर मैं लिख देता हूं, साइड चेंज भैया, साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज। कोई दिक्कत आपको नहीं। साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज, मतलब कि ध्यान से सुनिए, इधर से उधर जाएगा तो साइड चेंज हुआ कि होगा? हुआ, तो साइन भी चेंज होगा। अगर इधर से इधर जाएगा साइड चेंज हुआ, हाँ, तो फिर साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए आइए, इसी को हम लोग कहते हैं पक्षांतर का नियम। क्या कहते हैं भैया? पक्षांतर, मतलब पक्ष में अंतर, पक्षांतर। चलिए उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया पक्षांतर। पक्षांतर से मैं बहुत बेसिक से चला हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए x, अब देखिए भैया, ये देखो यहाँ पे एक बात आप सीखो, आपको सर पक्षांतर का नियम क्यों लाया जाता? तो पक्षांतर का नियम इसलिए लाया जाता है कि जैसे हम लोग का ब्याह जब होता है तो भैया एक ही जाति में होता है, ब्याह होता है कि नहीं होता है? उसी इसलिए यहाँ भी मैथ में वही फॉर्मूला लागू होती है कि भैया देखो, ये है जो है, ये जो है अचर है, ये भी अचर है, और लेकिन ये चर है। तो भैया अभी दो x के साथ है, तो कह रहा है भैया हमको मन नहीं लग रहा है, हम जाएंगे अपने तरफ जाएंगे। जैसे आप लोग कभी कभी शादी ब्याह में चले जाते हो अचानक, तो वहां तब तक आपको मन नहीं लगता है जब तक कि आपका वहां कोई दोस्त नहीं बन जाता है। अगर दोस्त बन गया तब तो भैया किधर खाना किधर पीना सब एकदम छुट्टा, एकदम खेलने में लगे, मस्ती में करने में लगे रहते हैं। वही हाल यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पे भी अचर है, यहाँ अचर है, तो ये कह रहा भैया हम अपने तरफ चले जाएंगे। जैसे बाबू और दूसरी बात, समझे बाबू, अगर आप कहीं भी जाइए अपने गांव के छोटा, जिसे हम लोग गांव में ना हमेशा दुश्मनी निभाते रहते हैं, वही आप बाहर जाइएगा ना, तो वहां पे अगर गलती से आपको पटना चले जाइए ना, छोड़िए ना, या तो नवादा चले जाइए ना, अगर खाली गलती से कह दे नवादा में आपको कोई हम अगर कौआ खोलो, तो आपको अंदर में खुशी आ जाता है, अरे कौआ खोल के आदमी है भाई। अगर फिर आप पटना चले जाइए, वहां गलती से सुन लीजिए कि नवादा के, और कौआ खोल कह दिया तो और मन गदगद हो जाता है। फिर और कहीं आप चले जाइए, अगर मान लो बिहार के बाहर है, वहां खाली बस इतना कहेगा हम बिहारी हैं, आपका मन तो गदगद, अरे हम राज्य के आदमी है, हो मन गदगद आ जाते हैं। इसीलिए आपको ये सब चीज को ध्यान रखिए। देखो बाबू, इस पृथ्वी पर सब लोग आए, सब लोग जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग मार काट कर लेते हैं। नहीं अच्छी चीजें हमें लगता है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम लोग का शरीर इस पृथ्वी पर से जाएगा, मतलब उसमें हम लोग क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं, कपड़ा तो लेके जाता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें हमारे शरीर का मतलब जिससे मनुष्य का शरीर को वो चिता पे लेटाया जाता है, उसमें सिर्फ कपड़ा ऊपर से ढक दी जाती है, बाद बाकी जब जलने लगता है तो भैया कपड़ा भी ना, आपको आपका शरीर जलने से पहले कपड़ा जल के राख हो जाती है। बताइए आपके साथ क्या हुआ? कुछ गया? नहीं गया। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर जाती है, वो क्या है? आपका विचार जाता है। क्या जाता है बुआ? विचार। आपको हमेशा वैसे विचार बना के रखना है जिससे आसपास के लोग आपको कहे कि नहीं भैया, अरे चला तो गया लेकिन इसका विचार बहुत बढ़िया था,
शायद वैसा कोई आदमी हमारे गांव में नहीं होगा। कोशिश कीजिए। देखिए बाबू, अब बात है कि रोटी दोनों हाथ से पकती है। जब तक हम दोनों हाथ लगाएंगे नहीं तब तो रोटी बेलाएगा नहीं, और रोटी बेलाएगा नहीं तो भैया रोटी सीधा होगा नहीं, बनेगा नहीं। और लेकिन हाँ, हमारे समाज में हर किसी से, चाहे आपका गांव हो चाहे हमारा गांव, हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके विरोधी रहते ही हैं। अब क्या करोगे, चाह करके भी ठीक नहीं कर सकते हो। जैसे मैं भी करूँ, जैसे मैं मानूं, मैं अब हर कोशिश करता हूँ हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, लेकिन कुछ लोग पता नहीं किस बात की जलन आती है यार। हम एक बात कहता हूँ, अगर मेरी काबिलियत से आपको जलन है, मेरी पैसे से आपको जलन है, मेरी ओहदा से आपको जलन है, तो आप कोशिश करो, आप मेहनत करो, इस काबिलियत अपनाओ, जो मेरे अंदर काबिलियत है वो आपके अपने अंदर लाओ, जो मेरे पास ओहदा है वो आप लाओ, उस मेहनत करके प्राप्त करो। लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है इसमें, ये तो गलत बातें हो गई। तो आप लोग थोड़ा समझने वाली बातें आप थोड़ा समझिएगा, ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। हमने कहा कि जब ये दोनों आता है भैया, हम कहता है भैया हम इधर जाएंगे, वो कहता है हम, मतलब अपने पक्ष की तरफ जाएंगे। तो देखिए हम लोग, अब देखिए, अब इसको इधर भेजेंगे, अब इधर 4, अब देखो यहाँ पे प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, साइड चेंज हुआ तो प्लस वाला इधर आके माइनस बन गया। चलिए अब आइए, एक से ऐसे रह गया बराबर, अब 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा, देखिए x बराबर 2 निकल के आया, यही हो गया। हमने आपको कहा था बाबू कि रैखिक समीकरण में हमेशा आए हुए चर राशि का मान हमेशा एक ही होगा। कोई दिक्कत आप है तो बताइएगा, नहीं ना? बाबू मेरा बात फिर से सुनो, हमने कहा कि रैखिक समीकरण में आए हुए चर राशि का मान हमेशा एक ही आएगा, 2 नहीं आएगा। लेकिन हमने द्विघात समीकरण में कहा था 2 आएगा, त्रिघात में मैंने कहा था 3 आएगा। चलिए और लेता हूं एग्जाम्पल, आप बनाइएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं बाबू, मान लेते हैं 6x प्लस 12, मतलब 6x प्लस 12 इक्वल टू, मान लेते हैं भैया 24, ठीक है। आइए अब देखिए बाबू, यहाँ पे पक्षांतर का नियम लगा लीजिए आप, पक्षांतर से। आइए देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों एक जाति का है, अब क्वेश्चन यहाँ 6 है। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था जब चर राशि के साथ अचर राशि गुना हो जाती है तो वो चर राशि ही बन जाती है, इसलिए इसके बारे में आप मत सोचिए, इन दोनों के बारे में सोचिए। चलिए 6x बराबर 24, अब इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 6x बराबर 24 में 12 घटाओगे कितना बचेगा भैया, 12। अब देखिए बाबू यहाँ से एक बात है, अगर मान लीजिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, ठीक है, मान लो कोई बिजनेस करो, पार्टनरशिप बन गया। अब बात है कि पार्टनरशिप करो, बीच में कभी अनबन हो जाए, अनबन का नहीं मतलब था मनमुटाव हो जाए, तो क्या होता है, आप यहाँ से रुस कर कहीं जाने के लिए चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बिल्कुल चाहते हो। अब जब चाहते हो तब क्या होती मामला यही होती है कि आप जिसके पास जाओगे तो क्या उसके माथा पर चढ़ के बैठोगे कि हमारा रख तो रख नहीं, वहां पे आपको नॉर्मल होके बात करना पड़ेगा, भैया हमको आप रख लीजिए अपने पार्टनर में, हमको आप रख लीजिए, मतलब वहां आपको नॉर्मल से बात करना पड़ेगा, मतलब वहां के झुक के बात करना पड़ेगा, तब ना रखेगा। तो वही हाल यहाँ है। अभी फिलहाल ये जो x है, अभी सॉरी ये जो 6 है अभी x के साथ है, लेकिन x में दोनों में मनमुटा हुआ, तो ये भागेगा, यहाँ से भागेगा तो भैया इस पक्ष में जाएगा और नीचे गिर के बात करेगा कि नहीं करेगा। तो भैया यहाँ जब आएगा तो भैया इसके पास नीचे आ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो इसको आप काटिए, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर कितना आ गया, 2। ए बाबू आप यहाँ से दूसरी बात सीखिए कि जब भी किसी चर राशि के साथ, ध्यान देना तुम, जब भी किसी चर राशि के साथ अगर कोई अचर राशि गुना में रहता है तो उसको जब हटाना होता है तो वो भाग में जाता है। कहाँ जाता है वो, भाग में। तो देखिए यहाँ 6 x के साथ गुना था तो भैया इसको हटाना था, तो भैया हटाए तो नीचे गया कि नहीं, भाग में। बस बाबू आपका यही आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई भी वैसे बच्चे जिसको दिक्कत है बताइए मुझे।
नहीं है तो फिर अगर नहीं दिक्कत है तो हम आपको HW दे रहा हूँ फिलहाल, आप हमें बना के दिखाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आंसर क्या होगा वो देखिएगा। चलो मैं आंसर दे आपको, सॉरी HW दे रहा हूँ। आइए बाबू, मान लेता हूँ 3x प्लस 9 इक्वल टू मान लो 21 है, ठीक है। आपको x का मान निकालना है, हल करना है। लिख देता मैं, हल करें। दूसरा लिखिएगा 13x प्लस 6 इक्वल टू 32। मैं हल्का हल्का दे रहा हूँ, आप बनाइएगा बढ़िया से। 4x लिखो, 4x प्लस 3 इक्वल टू 15। अब एक थोड़ा सा भारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 23x प्लस 46 इक्वल टू 230 और दे रहा हूँ, बनाइएगा, खुश बनेगा, बढ़िया रहेगी। अब कहिएगा सर इतना भारी कौन बनाता? अरे बाबू, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई एक प्रैक्टिस है। क्या है? पढ़ाई एक प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। देखो बाबू, अब कहिएगा सर मेरा दोस्तवा जो है ना वो नहीं पढ़ता, सिर्फ ट्यूशन जाता, ट्यूशन से आने बाद दिन भर खेलते रहता, दिन भर इधर से उधर बिजी रहता। ये बउआ एक बात बता मुझे, अगर सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो यहाँ रहेगा कौन? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, दिमाग मत लगाइए। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है मत लगाइए, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो इसलिए पढ़िए, दिमाग मत लगाइए, आप बनाइएगा जरूर बनेगा। अगर आपसे कहीं डाउट आती है आप कमेंट करके पूछिए, या तो अगर मेरे क्लास में आप आते हैं, या तो फिर मेरे क्या बोलते हैं इंस्टा पे अगर आप जुड़े हैं तो आप इंस्टा पे कमेंट करें। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे कमेंट करें, फेसबुक से जुड़े हैं फेसबुक से कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आपको जितना हो सके मैं उतना पढ़ाऊं। मैं अपने धीरे धीरे, मैं अभी फिलहाल जब मैं पढ़ा करता था तो उसमें क्या होती थी कि कोई क्वेश्चन पूछना होता था ना, तो गलती से सर से पूछने जाते थे ना, तो जैसे मान लो क्वेश्चन बताना शुरू किए, अब बताना शुरू किए, अब कहेगा बताओ इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, नहीं बता पाते थे तो 2 डंडा हुमच देते थे। जब 2 डंडा हुमच देगा तो क्या लगता है अगला बार से आप पूछने जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो वही हाल होता था, पूछने गए अब कुछ से कुछ बोल करके डांट दिए, बता तो दिए लेकिन डांट दिए, फिर मन में एकदम गलानी महसूस होता था और दोबारा हिम्मत ही नहीं करता था कि हम जाए। टीचर का वो कर्तव्य नहीं है कि कोई बच्चा हमसे पूछे उसको हम डांट कर बिठा दें, ये कर्तव्य नहीं है टीचर का। टीचर का कर्तव्य है कि उसको बताए। नहीं अरे भैया, अगर उस बच्चा को आता तो मेरे पास कुछ नहीं आता, नहीं ना, नहीं आता तब तो कुछ आता, तो इसलिए बताना चाहिए। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे क्लास में आते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं कोशिश करता हूँ सबकी डाउट क्लियर करने की। अगर जाने अनजाने में एक बच्चा छूट जाता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जितना भी आ पाता है मैं सबको कोशिश करता हूँ क्लियर। तो इसलिए अभी बनाइए, कमेंट कीजिए, जो आंसर आता है उसको कीजिए, ताकि उससे पता चलेगा कि हाँ आप कितना सही कर पा रहे हो, सीखे या ना सीखे, इसे करिए। बाद बाकी लोगों की काम ही बबुआ कमियां निकालना। मैं कितनू बढ़िया कुछ कर दूं, जो हमारे विरोधी रहेंगे वो निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए हम तो फूल का माला काहे ना चढ़ाए, फिर भी वो नहीं होने वाला है, इसे उस दिमाग में लाते हैं। आइए चलिए अगला ही क्वेश्चन लिख लीजिए फिलहाल। 26x प्लस 6 इक्वल टू 58। बहुत मैं नॉर्मल क्वेश्चन दिया हूँ, आप बनाने की कोशिश किया। चलिए अगर आपको उतारना है उतार लीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं बाबू द्विघात समीकरण में। कहाँ आ रहे हैं?
दिखा दो। देखिए बाबू हम बहुत धीरे धीरे चला हूँ, अगर आपको जल्दी में देखना है, आप पढ़े हुए हैं तो आप इसको अपनी स्पीड कर लीजिएगा और स्पीड आप 1.5 ले जाइएगा, वहां से करके आप जल्दी जल्दी देख के खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम इसलिए बेसिक चलाओ धीरे धीरे, ताकि अगला जो इंसान है, सब बच्चा एक समान नहीं होता, जैसे 5 अंक बराबर नहीं होता ना, वैसे सब बच्चा भी समान नहीं होता बाबू। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला मैं लेता हूँ द्विघात समीकरण। क्या लेता हूँ बाबू? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में 2 पार्ट हम चलेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक बातें चलेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। देखिए बात बाबू, द्विघात समीकरण जैसे ही आपको बोले, आपके दिमाग में हटा देना है कि जो भी चर राशि आएगा उसका 2 मान होगा। कितना मान हुआ? 2 मान होगा। चलिए हम एक लिखता हूं। देखिए बाबू, इसमें अगर हम बात करें तो चर राशि निकालने का दो बातें, इसमें 2 चीजें हैं। एक फॉर्मूला हम निकालते हैं विवेचन के आधार पर, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। एक फॉर्मूला होता है x निकाल चर राशि निकालने का, चाहे वो चर राशि के जगह पर x रहे, y रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब चर राशि निकालने का फॉर्मूला होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इतना होता है। देखिए बाबू, द्विघात समीकरण का सूत्र की बात करें, ध्यान से सुनिए। हमने कहा था आपको कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से बाबू आपको एक्स निकालना है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला ये भी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप शून्यक से निकालिए। आइए मैं शून्यक वाला बात करूंगा, उसके बाद उस पर आऊंगा। ठीक है बाबू, जैसे देखिए बाबू, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, मान लो कि मैं लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बाबू, इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको तोड़ने के लिए इसमें अभाज्य गुणनखंड आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें a जो है a के बराबर 1 है, b के बराबर b है और c के बराबर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए बाबू, अगर ऐसा केस आपको रहे, तो अगर आप शून्यक विधि से बनाना चाहते हैं इसको, तो आपको तोड़ना पड़ेगा। और किसको तोड़ना पड़ेगा? इसको। ठीक है, यहाँ इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है, इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुना करे तो ए वाला आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो ए वाला आना चाहिए, ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे लिखा 6, इसको तोड़िए, 2 तिया 6, देखो टूट गया, बिल्कुल टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। आइए तो इसको आप लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से सुना, ये दोनों को गुना किया तो 3 दूनी 6, ये दोनों को जोड़े तो कितना होगा? 5x हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है। क्या करना है भैया? कॉमन लेना है। आप इन दोनों के साथ कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों के साथ कॉमन लीजिए। इन दोनों में से कॉमन x लोगे बाबू, हाँ, तो x कॉमन ले, यहाँ पे x बच गया, बोला ठीक है, प्लस है, प्लस रहने दो। x यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 हो गया प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? 3 कॉमन लेंगे, 3 ले लिए। अब 3 कॉमन ले, यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ पे क्या बच गया? 2 बराबर 0। चलिए अब बाबू फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आया? x प्लस 2। क्या निकल के आया? x प्लस 2। अब बाद बाकी क्या बच गया? यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, बराबर का 0। ध्यान दो। अब बाबू x प्लस 2, अब इसको नीचे भेज देंगे तो 0 बटा x प्लस 3। देखो बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, x प्लस 2 बराबर 0 होगा,
बिल्कुल होगा। अब पक्षांतर से इधर कर देंगे तो ई भैया 0 माइनस 2, तो ई एक्स बराबर -2 होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर यही हो गया। सॉरी, एक मान और निकलेगा ना, अभी एक ही को निकाले। अब आइए फिर पुनः, अब देखो अभी अभी इसको रखे थे, इसको नीचे भेजे थे, अब इसको रखेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0 बटे एक्स प्लस 2 हो गया। अब x प्लस 3 आई बराबर हो गया 0, 0 बटे कुछ 0 होता ही है। अब इधर पक्षांतर करोगे तो इधर चला जाए 0 माइनस 3, x बराबर हो गया -3। अब सुनिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ x बराबर -2 आया, यहाँ x बराबर -3 आया, तो देखिए दोनों में आप x का मान कितना निकल के आया? आप लिखोगे x बराबर -2, -3। देखिए मैंने आपको कहा था कि द्विघात समीकरण में 2 मान आएगा, कितना मान आएगा? 2 मान आएगा। आपके दिमाग में एक बातें चलेगी, सर एक बात बताइए, बोले क्या? बोले सर एक बात बताइए, बोले क्या? सर आप वो बात बताइए कि इस विधि तो आप बना लिए, लेकिन अगर इस फॉर्मूला पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? सेम, बिल्कुल आएगा, कोई शक नहीं है। आपको करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करके फिर मैं आपको एचडब्ल्यू दे दूंगा। देखिए बाबू, अगर ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगर आपको सब्जेक्टिव में आया है तो आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। इसको आप इतना भाग में तोड़ दीजिए, जैसे अभी यहाँ तोड़े 2 और 3, 2 और 3 में तोड़े ना, तो देखिए 2 और 3, 3 और 2 5, मतलब 2 भी प्लस में 3 भी प्लस में आया है या नहीं है? पहले आप लिखिएगा कितना भाग में तोड़े? 2 भाग में। अब कौन को भाग में तोड़े? एक 2 में, एक 3 में तोड़े, लिख दिए। अब कुछ मत कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद सब के आगे साइन चेंज कर दीजिएगा। तो प्लस था माइनस कर दिया, दोनों में प्लस प्लस था, दोनों में माइनस कर दिया। आपका आंसर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यही वाला आंसर है, यहाँ है कि नहीं है ना? तो बाबू जब आपको ऑब्जेक्टिव में रहे कुछ मत कीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे क्या इसका मान होगा, शून्य क्या होगा, तो आप जो यहाँ रहेगा उसको तोड़िएगा 2 भाग में। अब तोड़ने के बाद जो आएगा, जो भी आएगा उसको कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज करना है, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस कर, बाद में कुछ नहीं करना है। देखो तो मैंने तोड़ा 2 और 3 में तोड़ा, तो यहाँ 2 लिखे 3 लिखे, अब प्लस प्लस में था, हमने कुछ किया, सबके आगे खाली माइनस हटा दिया, वही आंसर देखो यहाँ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, आपको इस तरह से कर लेनी है। अब सुनिए आगे, फिलहाल बहुत लंबी हो रही है वीडियो क्या, चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, देख लेता हूं फिलहाल, देखिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? तो आप सर इसको कैसे बनाऊं? कुछ मत कीजिए, 9 को तोड़िए, 9 ले आए, इसको तोड़िए, 3 से तोड़ दिया, ये तो आव हल्का था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव में रहा तो आप ऐसे कर लीजिए, ये दो देखो 3 आया, इस दोनों का माइनस कर दो, तब इसका 2 मान निकल के आ गया, यही आंसर देखो आएगा, अभी आगे बना रहे हैं। एक्स ये दोनों में कॉमन लेंगे तो हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 3 बराबर क्या 0, ठीक है? हो गया x प्लस 3, और ये हो गया x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। अब आइए इसको आप प्लस 3 रहने दीजिए, इधर भेज दिए 0 हो जाएगा, x बराबर -3, इसको फिर आप भी लीजिएगा तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। देखिए दोनों का दोनों मान सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, यही आपका देखो ऊपर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीख गए हैं तो आइए आप SW लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ। जोड़िएगा, घटाइएगा, क्वेश्चन बढ़िया दिया हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको इतना आपको बनानी है, ये आपका इंटरव्यू रहा। चलिए ठीक है, मैं आज की इस पार्ट में इतने रखेंगे, अब सेकंड पार्ट लाऊंगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।